वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स, वो भी हिंदी में, अपनी मातृभाषा में। आप लोग जिस तरह से देख रहे हो, जितने अच्छे से देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो मेरा बहुत मन लग रहा है क्लास 12th हिंदी में पढ़ाने में। इंग्लिश के भी मैं लेक्चर बना रहा हूँ, 11th को, 12th को, 10th को, सबको, लेकिन 12th के हिंदी के बच्चे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं। तो अब सबसे ज़्यादा हम 12th क्लास पे ध्यान देने वाले हैं और 11th क्लास इंग्लिश में लिख रहे हैं बच्चे, अच्छे से इंग्लिश में अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो आप लोग को अगर ये लगता है कि मैं यूट्यूब पर लगातार इस तरह के वीडियो डालता रहूं, इस तरह का फिजिक्स पढ़ाता रहूं, इतने अच्छे से समझाता रहूं, तो मन लगा के देखिए प्लीज, पूरा देखा करो, है ना। कॉमेडी तो है नहीं कि आप बैठ के दांत निकाले, है ना, 2 मिनट हो गया। फिजिक्स है, साइंस है, साइंस समझ रहे हैं। आज हम इतने गहरी चीज पढ़ने जा रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि हमारा पिछले लेक्चर में 2 स्थितियों में पढ़ा था। सामान्य स्थिति में कितनी होती है, कैसा, देखो जरा। ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि -q और +q आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई कितनी है, 2l। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक। इसका द्विध्रुव आघूर्ण ऋणावेश से धनावेश की ओर होता है, हमें मालूम है, अक्ष के अनुदिश। इधर भी दिक्कत नहीं है, मध्य बिंदु जो है वो इधर भी दिक्कत नहीं है। हमने पढ़ लिया है एक बार कि अगर हम इसकी अक्ष पर जाएं, अक्ष के किसी बिंदु की तरफ जाएं, तो विद्युत क्षेत्र की कितनी तीव्रता होती है हमें मालूम है, निकाल लिया था हमने। अगर हम निरक्ष पे जाएं तो भी हमने निकाल लिया था। लेकिन आज बात हो रही है कि अगर हम ना अक्ष पर जाएं ना निरक्ष पर जाएं, हम किसी एक ऐसे बिंदु पर चले जाएं। कैसे बिंदु पर? एक ऐसे बिंदु पर आ गए जो ना तो अक्ष पर है ना ही निरक्ष पर है। एक बिंदु C है जो इसकी अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है, ऐसी स्थिति में रखा है। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी द्विध्रुव के कारण? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। ये एनसीईआरटी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट केस है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट केस, ठीक। ध्यान से समझिए। 11वीं में हमने सीखा था कि कोई सदिश ऐसा है वेक्टर P, तो इसके हमें 2 घटक करना है। अगर यहाँ थीटा और एक इसके लंबवत, तो ये कहलाएगा P cos थीटा और ये कहलाएगा P sin थीटा। ध्यान देना। तो ये जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण हमने P माना है, इसको हम 2 घटकों में बांट सकते हैं। एक घटक इधर को जाएगा P cos थीटा और एक इसके लंबवत आएगा। मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं इसको, ये लंबवत घटक हो गया P cos थीटा। यानी प्यारे बच्चों, अब हम ये मान सकते हैं कि जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव था AB, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P था, ऐसा था हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव। हमने क्या किया, इस द्विध्रुव को हटाया और 2 द्विध्रुव रख दिए। कौन कौन से? एक ऐसा और एक ऐसा। ये हटा दो, ये हटा दो। इन 2 की जगह, इस एक की जगह ये 2 ले आए। ये हमने 11वीं में सदिश वियोजन में पढ़ा था कि इन दोनों का परिणामी सदिश यह होता है या इसके अवयवी सदिश ये होते हैं। ऐसे समझिए आप सरल भाषा में कि आपके पास एक 500 का नोट है, आपने उसको फुटकर करवा लिया। 100 का नोट है, 50 का नोट है, तो छोटे छोटे नोटों में बांट दिया, ठीक। तो आप जो वैद्युत द्विध्रुव AB था, इसके लिए हमने 2 घटकों में बांट दिया है। कौन कौन से? एक P cos थीटा, सॉरी ये P cos थीटा नहीं, ये होगा P sin थीटा, है ना। जो कोण की दिशा में घटक आता है वो cos होता है और जो इसके लंबवत आता है वो sin होता है। कोई दिक्कत नहीं, इतना समझने में। अब देखिए, आप जो बिंदु C है, चित्र में हम ये मान के चल रहे हैं, क्या मान के चल रहे हैं कि जो AB की लंबाई है वो 2l है, जो OC है ये r है, कोण COB ये थीटा है, ठीक है। अब P cos थीटा के कारण अगर बिंदु C पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है, ध्यान लगाना है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल नहीं है, बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा ये, ठीक। P cos थीटा के कारण निकालना है तो हमने पढ़ा था। इधर देखो, मैं साइड में भी पूरा कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने का।
अक्ष समझाने की, अक्ष पे अगर तीव्रता निकालनी हो तो अक्ष पर तीव्रता कहाँ आती है, उसी की दिशा में आती है कि नहीं आती, पढ़ा था हमने। वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो अक्ष पर तीव्रता होती है वो वेक्टर p की दिशा में ही आती है। तो p cos थीटा के कारण जो तीव्रता आएगी प्यारे बेटा, ये कहाँ को आएगी, ये इसी अक्ष के अनुदिश ही आएगी। तो जो मान लिया हमने हो गई वेक्टर E1, इसी लाइन पे आएगी। और p sin थीटा, इसके लिए बेटा ये है 90 अंश का कोण, p sin थीटा के लिए 90 पे है बिंदु C। तो हमने पढ़ा था, ऐसा भी पढ़ा था कि जब कोई बिंदु निरक्ष पर स्थित होता है, कहाँ होता है, अक्ष पर होता है तो p की दिशा में, और निरक्ष पर होता है तो कहाँ आती है दिशा, इधर को आती है। ठीक है, तो अक्ष वाली आएगी दिशा में और निरक्ष वाली आएगी p के विपरीत दिशा में और प्रति समांतर। मतलब इसको बोलते हैं कि ये अक्ष के समांतर और विपरीत दिशा में होती है, यानी वेक्टर p के एंटी पैरेलल होती है। तो ये हो जाएगी हमारी दिशा, ये p sin थीटा इधर को है तो इसका विद्युत क्षेत्र इधर को आएगा। ठीक है, तो ये कम ज्यादा कितना आएगा ये डिपेंड करेगा कोण पर। ये हो गया E2 हो गया। तो जो E1 तीव्रता है जी आ रही है p cos थीटा वाले द्विध्रुव के कारण, और E2 तीव्रता आ रही है p sin थीटा वाले द्विध्रुव के कारण। ठीक, हमारा जो एक द्विध्रुव था p, उसको हमने दो द्विध्रुवों से मिलकर बना हुआ मान लिया। कौन कौन से, p cos थीटा और p sin थीटा। मतलब हमने ऐसा मान लिया है, देखो अगर हम ज्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश करें आपको, तो वेक्टर p बराबर क्या है, एक घटक आ गया है कौन सा, p cos थीटा, और एक घटक आ गया है p sin थीटा। लेकिन ये दोनों ही वेक्टर हैं, तो एक आ रहा है, मान लें हम किस दिशा में, इसको हम x अक्ष मान लें और इसको अगर y अक्ष मान लें। y अक्ष वैसे यहाँ लेते हैं सामान्य भाषा में, अगर हम फ्रेम हमारा कैसा कर दें, फ्रेम हमारा ऐसे कर दें, और इसको x अक्ष मान लें और इसको y अक्ष मान लें, तो p cos थीटा आ रहा है y अक्ष की दिशा में j कैप, और j आ रहा है x अक्ष की दिशा में i कैप। अगर हम इसको x अक्ष मान लें, अगर इसको x अक्ष मान लें और इसको अगर हम क्या मान लें, y अक्ष मान लें, तो हमने हमारे एक सदिश वेक्टर p को ऐसे दो सदस्यों में तोड़ा हुआ है। ठीक, समझ में ना आए तो परेशान नहीं होना, ज्यादा दिक्कत नहीं है, ये समझने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने अच्छे से समझाने की कोशिश की कि इस वेक्टर को ऐसे तोड़ा गया है। ठीक, अब देखेंगे जरा क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि बिंदु C जो है p cos थीटा की अक्ष पर है। क्योंकि C कहाँ है, p cos थीटा वाले द्विध्रुव की अक्ष पर है, इसलिए E1 कितना आएगा, अक्ष पर आता है तो कितना, 1/4πε0 2p/r3। अक्ष पर तीव्रता यही होती है, पढ़ा है हमने। लेकिन ये कब होती है, जब द्विध्रुव आघूर्ण p होता है तो तीव्रता ये होती है। अब द्विध्रुव आघूर्ण है p cos थीटा, कितना है, p cos थीटा, तो ये आएगा 2p cos थीटा। ये हो गया समीकरण नंबर 1। और ये किस दिशा में हो गई, इसका अगर हम यहाँ पे नाम रख दें a, यहाँ पे रख दें b। ठीक, तो ये दिशा आ गई CA के अनुदिश या OA के अनुदिश, CA के अनुदिश। अच्छे से समझना भाई, मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ, पूरा अपनी मेहनत डाल रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ये कठिन वाला डेरिवेशन है जो कि सामान्यतः बच्चे छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं है 12th क्लास में, है या समझ में नहीं आता, दिक्कत होती है जिसको समझने में। ठीक, तो C p cos थीटा वाले द्विध्रुव की अक्ष पे था, इसलिए तीव्रता इतनी है। अच्छा, वह p sin थीटा वाले, इसको यहां से और कर लें, द्विध्रुव हेतु C काय पर है, निरक्ष पर है। देख लीजिए आप, ये जो द्विध्रुव है p sin थीटा, इसके लंबवत है बिंदु C, तो निरक्ष पर है, निरक्ष पर है, इसलिए E2 कितनी आएगी, 1/4πε0। निरक्ष पर तीव्रता इतनी आती है। लेकिन जब द्विध्रुव आघूर्ण P होता है तो ये आती है। यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण क्या है,
P नहीं है, कितना है बताइए आप, ये वाला है P sin थीटा है, दिस इज P sin थीटा। ओके बच्चों, ये समीकरण नंबर 2। ये किस दिशा में आए, CB के अनुदिश। हमें मालूम है कि जब द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में तीव्रता हम निकालते हैं तो जिस दिशा में द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जिस दिशा में द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसके प्रति समांतर दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है। तो ये आ गई। आप देखो जरा ध्यान से, इस बिंदु C पर वास्तव में जो दो सदिश आ गए, कौन कौन से, एक हरा एक लाल, ठीक। तो इनकी परिणामी तीव्रता कहाँ आएगी और कितनी आएगी। इस समांतर चतुर्भुज को अगर हम पूरा करें बच्चों तो ये तीव्रता आएगी इस दिशा में, EG कह दिया हमने, E जनरल पोजीशन, सामान्य को जनरल और कोणीय को एंगुलर। यानी स्पष्टतः C पर जो परिणामी तीव्रता होगी, परिणामी तीव्रता कितनी होगी बेटा, इन दोनों का वेक्टोरियल सम, या इसको बोलते हैं सदिश योग कर दो इन दोनों का, तो ये आ जाएगा। अब ये सदिश कैसे निकलेगा, चूंकि E1 लंब है E2 पर, देख लो E1 इधर जा रहा है, इसके लंब है तो क्या आएगा, EG आएगा, ये फिर पाइथागोरस प्रमेय से आएगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 11वीं का सूत्र है ना, वो थीटा बनेंगे 90, तो cos 90 0, तो 2ab cos थीटा 2a1 e2 cos थीटा 0 हो जाएगा। ये बना समीकरण नंबर 4, ठीक। इसको 3 ना कहो, इसको 3 कह देते हैं अपन, ठीक है। हाँ, इतना समझ में आ गया। अब सुनिए, समीकरण 1 और 2 से मान उठा के 3 में रख दो, काम खत्म, ठीक। क्या बोले, समीकरण 1 2 व 3 से, तीनों समीकरणों से हमें क्या मिल रहा है, EG बराबर क्या आएगा, देखो जरा, E1 का मान इतना है, इस पूरे का स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन r³ का स्क्वायर प्लस E2, जे E2 है, कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा अपॉन r³ का स्क्वायर, ठीक। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r³ का स्क्वायर, बाहर आएगा तो ये स्क्वायर और वर्गमूल कट जाएंगे, ऐसे ही इसमें से, तो कॉमन आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r³, इसका स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, अंदर इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r³ का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर और ये वर्गमूल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्या बाहर आएगा, इतना बाहर आएगा, अंदर क्या बचा बेटा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा, यही बचा ना, p अपॉन r³ बाहर चला गया। आप देखते रहो जरा ध्यान से इसको, EG कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आया 4 cos स्क्वायर थीटा, कितना आया 4 cos स्क्वायर थीटा, इसको हम फुटकर कर दे रहे हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। हमें मालूम है इसकी जगह क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, अरे बोल दो राजा बेटा, बोल दो, खेल हो गया। EG बराबर क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r³, अंदर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, डिब्बे में पैक करो, लिख दो, यही अभीष्ट व्यंजक है। समझ में आ गया, पक्का आ गया कि नहीं, अच्छे बढ़िया से इसको लिख लो, वीडियो को रोक लो, पूरा लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा करना हो। एक बार में समझ नहीं समझ में आया दोबारा चला लो, क्लासरूम में तो दिक्कत होती है, अपन बोले सर फिर से पढ़ा दो, इसमें तो आप क्या करो, फिर से पढ़ा दो तो क्या करो, फिर से चला लो वीडियो को। चलो देखो भाई, हाँ अब इसमें स्पेशल केसेस और देख लो। नंबर 1, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, ये जो कोण थीटा है बिंदु C 0 कब होगा, जब इसको यहां से घुमा के इधर ले आए, अक्ष पर आ जाए। अगर अक्ष पर आ जाए तो ये कोण यहां से घूम के देखिए आप, ये मेरा हाथ है, ये कोण है,
यहां से घूम के अक्ष पे आएगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम बात कर रहे हैं कहाँ की, अक्षीय स्थिति की। कहाँ आ जाएं हम, अक्षीय स्थिति में आ जाएं तो cos थीटा का मान 1 हो जाएगा और 3 और 1 कितना हो जाएगा फिर अंदर 4, और 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, ये होगा ना 3 एकम 3, 3 और 1 4, 4 का वर्गमूल कितना होगा 2। तो Eg जो है ये कितना आएगा बेटा 1/4πε0 क्या आएगा P/R³ अंदर आएगा 3 + 1 यानी 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो ये क्या हो गया 2P/R³। तो जो सामान्य स्थिति में तीव्रता है वो काय के बराबर है, अक्षीय स्थिति के बराबर आ गई। यानी अगर हम इस सूत्र में थीटा 0 डाल देंगे तो अक्षीय स्थिति की तीव्रता हमें पता लग जाएगी। क्लियर, और देखो जरा अभी और मजा आएगा। अगला स्पेशल केस देखो, अगला स्पेशल केस ये है यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, अर्थात हम चले जाएं कहां पे, निरक्षीय स्थिति में चले जाएं। निरक्षीय स्थिति में जाइए तो क्या होगा, cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस सूत्र में 0 भरो तो क्या आएगा, देखो 3 × 0 तो 0, 0 + 1 आएगा। फिर तो Eg फिर कितना आएगा 1/4πε0 क्या आएगा अंदर, इधर इतना और P/R³ P/R³ अंदर आएगा 0 + 1, तो ये हो गया 1/4πε0 P/R³। ये आई सामान्य स्थिति में तीव्रता, और जो होती है इक्वेटोरियल पोजीशन की या निरक्षीय स्थिति की तीव्रता। तो अब हमें बताओ ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा सूत्र है, ये वाला सूत्र ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो अक्ष का अलग निकाला था और निरक्ष का अलग निकाला था? नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, और ये पढ़ाया नहीं जाता। क्यों? इसको पढ़ाने में मेहनत लगेगी, समझने में भी मेहनत लगेगी। ठीक है, तो ज्यादा मेहनत के परेशानी के काम कोई करना नहीं चाहता है ना, ऐसी बात है। तो बच्चों ये समझ में आ गया। आज हमने देख लिया कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण सामान्य स्थिति में तीव्रता कैसे निकलेगी। अभी इसमें एक चीज और मैं बता रहा हूं, बहुत सुपर है ना, 2 मिनट और देख लीजिए आप 5 मिनट वीडियो को। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक और है ना, क्या है वो इंपॉर्टेंट चीज, हाँ हमने ये पढ़ा था कि अक्षीय स्थिति में तीव्रता कहाँ आती है, अक्ष के अनुदिश आती है। निरक्षीय स्थिति में तीव्रता कहाँ आती है, अक्ष के प्रति समांतर आती है। तो सामान्य स्थिति में तीव्रता की दिशा क्या होगी, ON जो है इसकी दिशा क्या होगी, देखो जरा थोड़ा। इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ाएं, ये एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा बेटा, ये रेखा 2 समांतर रेखा, ये त्रिअक्षीय रेखा, ये संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल्स थीटा। मान लो ये कोण अल्फा है क्या, तो अब हम बात कर रहे हैं अगली चीज बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या है, Eg की दिशा। जो सामान्य स्थिति में तीव्रता है वो किस दिशा में आती है, हम अब इसकी बात करने जा रहे हैं। किस दिशा में आती है Eg की दिशा, देखो जरा। हाँ, माना क्या माना, कोण ACN अल्फा, ACN को हमने अल्फा मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखो जरा, समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है ना, CAN में ये समकोण त्रिभुज दिया हमने, तो इसमें आप tan अल्फा लगाइए, तो ये होगा लंब बटे कर्ण, लंब होगा AN, सॉरी tan थीटा लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होगा AN/CA, व्हाट विल इट बी, AN/CA। और AN कितना है बताइएगा जरा, ये E2 था ना, E2 था, तो ये देखो जो AN है और वो CB है, ये दोनों E2 है कि नहीं है, देख लो। जितनी भुजा ये है वही भुजा ये क्या है, आयत बना है, आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं,
तो जो E2 है, और AC कितना है, AC E1 क्यों बता रहा है, अक्ष पर की बता रहा है, तो AC E1 है, तो जे भुजा E1 है और जे भुजा E2 है। तो ये क्या आया बेटा, ये आया ऊपर E2 बटे E1। अब E2 और E1 कितने कितने आए थे, E1 आया था cos थीटा के कारण और E2 आया था sin थीटा के कारण। ठीक, क्या आया था, याद है, अभी लिखा था पीछे, लिख दे रहा हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा अपॉन r क्यूब। जे आया था E2 और E1 क्या आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन r क्यूब, ये 2 भी था इसमें। ठीक, ये दोनों मान इसमें भर दो तो E2 माने क्या, ये, और अपॉन में ये, तो आप देखो सब कुछ कट रहा है, कैसे भर ही दें। अच्छा एक बार चलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा अपॉन r क्यूब, और पूरे के अपॉन में क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब। सब कुछ कट गया, क्या बचा, 1/2 sin थीटा बटे cos थीटा, बस ये बचा, बाकी सब कुछ कट गया। ये पलट जाएगा, ये नीचे रहेगा 2p cos थीटा, तो sin थीटा अपन 2 cos थीटा बचेगा, बाकी सब कट गया। sin अपॉन cos क्या होता है, tan होता है कि नहीं होता, तो इसलिए क्या आ गया, tan अल्फा बराबर 1/2 tan थीटा, या क्या बोले, अल्फा बराबर tan इनवर्स ऑफ हाफ tan थीटा। ठीक है, तो अब हमें ये बताइए कि वेक्टर EG की जो दिशा है ये आई कहाँ वास्तव में, कहाँ आई, किस दिशा में आई। ठीक, तो स्पष्टतः EG वेक्टर P के साथ, EG द्वारा वेक्टर P के साथ बनाया गया कुल कोण कितना है बताएंगे, कुल कोण है थीटा प्लस अल्फा। देखिए थीटा तो ये पहले से ही है, अल्फा और है, ये पूरा कोण है किसका, EG जो वेक्टर P के साथ बना है। वेक्टर P की दिशा इधर है, वेक्टर P की दिशा इधर भी होगी, इसके साथ टोटल एंगल इतना बना रही है ये, जहां अल्फा कितना है, जहां अल्फा बराबर ये लिखा है, तो या इसको हम कैसा लिखेंगे, थीटा प्लस tan इनवर्स ऑफ हाफ tan थीटा। अब ये कम लोगों को समझ में आएगा, तो 2 बार 3 बार देख लो, इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, हमने तो अपनी तरफ से बता दिया पूरा। ठीक है, आइंस्टीन और न्यूटन यहीं से बनते हैं, कहां से, आइंस्टीन न्यूटन के किताब लेके पैदा हुए थे, बताओ कोई हमें, आइंस्टीन न्यूटन किताब लेके पैदा हुए थे, स्टीफन हॉकिंस किताब लेके पैदा हुए थे, अब्दुल कलाम क्या पढ़े पढ़ाए पैदा हुए थे, सब लोग बिना कपड़े के ही पैदा होते हैं। ठीक है, 3-4 किलो का वजन होता है सबका, 24 घंटे हर किसी को मिलते हैं, हवा सबको फ्री में मिलती है सांस लेने की। डिपेंड करता है कि हमारे अंदर लगन कितनी है किसी चीज को पाने की, किसी चीज को सीखने का हमारा जज्बा कितना है। ठीक है, बच्चे दिन भर व्हाट्सएप फेसबुक पे समय खराब करते हैं, ये नहीं कि 2 बार आप क्या फिजिक्स की क्लास देख लो, किताब उठा के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो उसके। ठीक है, ऐसा करोगे तो इंटेलिजेंट बन जाओगे। ठीक है, बड़े होके हम भी कहेंगे वो हमारा स्टूडेंट था, नहीं कहते तो हजारों पढ़ जाते हैं, अपन कोई का नाम नहीं लेते। कौन का नाम लेते हैं बताओ, किसका नाम लेते हैं, अरे जो अच्छे बनते हैं ना उन्हीं को बताते ना कि ये डॉक्टर हमारा है, ये ऑफिसर हमारा है, फलाना हमारा है, ये हमारा बच्चा है। ठीक, तो प्लीज इसको अच्छे से समझिए, मैंने समझा दिया पूरा। हाँ, और इसमें एक अगर मैं सवाल से कोशिश करूं आपको समझाने की, देखो जरा एक क्वेश्चन में दे दूं कि थीटा बराबर 60 डिग्री है, थीटा कितना दिया है 60 डिग्री। ठीक, तो सामान्य स्थिति में जो सामान्य स्थिति होगी इसमें EG की दिशा बताइए क्या होगी। ठीक, तो हमें तो मालूम है क्या, थीटा प्लस क्या होती है, ये आंसर आ रहा है सीधा इसका, थीटा प्लस अल्फा, और थीटा कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री यानी π/3 भी बोल सकते हैं इसको चाहो तो, है ना, तो π/3 लिख दें, अच्छा लग रहा है थोड़ा। इसको क्या लिख दें,
tan इनवर्स ऑफ व्हाट, हाफ tan 60 डिग्री। ठीक, अब π/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ क्या आएगा ये बता दो। tan 60 का मान कितना होता है? tan 60 का मान बताओ कितना होता है, याद है? वर्गमूल 3। क्या आएगा? वर्गमूल 3, वर्गमूल 3/2, तो ये आ जाएगा ऐसा। अब कोई tan का मान वर्गमूल 3/2 नहीं होता, नहीं तो वो कोण लिख देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। ये हो गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सवाल। ठीक, कि किसी विद्युत उद्योग के साथ 60 डिग्री के कोण पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या आएगी, तो वो इस कोण पे आएगी। ठीक है बच्चों, तो जिस तरह से आप नोट्स बना रहे हो, पिछले लेक्चर के नोट्स बनाए थे, ऐसे इसके भी आप नोट्स बना लो। नोट्स जब बन जाए तो आप मुझे बताओ, इन्फॉर्म करो, फिर मैं अगले वीडियो में और अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए ऐसे फिजिक्स की अपन खींच के लेते आएंगे। और इस साल इतनी फिजिक्स पढ़ाएंगे कि फिजिक्स भी याद रखें कि हाँ पढ़ने वाले मिले थे और पढ़ाने वाले मिले थे। ओके बच्चों, सब्सक्राइब तो किया है सभी ने, मालूम है हमें, लेकिन अब आप ये अपने फ्रेंड सर्कल में पहुंचाइए। रिश्तेदारों के यहाँ लिंक भेज दो, उसमें क्या प्रॉब्लम है, उनको बोल दो पूरी स्कूल की स्कूल सब्सक्राइब कर ले, है ना। फिर अनिल सर को इस बार जोश चढ़ गया है, फ्री में पढ़ाने का शौक आ गया है, यूट्यूब पे पढ़ाने का। ओके बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।